राम के बाद अब कांग्रेस को रास आया राष्ट्रवाद। उपचुनाव के लिए नाथ ने तैयार किया नया प्लान। रानी लक्ष्मीबाई और शहीदों के नाम पर बनेगा स्मारक। ग्वालियर चंबल पर है कांग्रेस की खास नजर। भगवान राम और उनके अनन्य भक्त हनुमान जी के बाद अब कांग्रेस को राष्ट्रवाद की याद आने लगी है। 28 सीटों के लिए जारी हो रहे वचन पत्र में कांग्रेस अब राष्ट्रवाद पर फोकस कर रही है। ग्वालियर चंबल की 16 सीटों को जीतने के लिए कमलनाथ ने स्पेशल प्लान तैयार किया है। नाथ की रणनीति में राष्ट्रवाद की झलक दिखाई दे रही है। कांग्रेस ने ग्वालियर चंबल अंचल में महारानी लक्ष्मीबाई की याद में बने स्मारक और पार्क के सौंदर्यीकरण का वादा किया है। इसके साथ ही वीरांगना की याद में हर साल शौर्य गाथा कार्यक्रम आयोजित करने का वचन दिया है। इसके साथ ही कांग्रेस अंचल के शहीदों की याद में शौर्य स्मारक बनाने की बात भी कह रही है। करने के लिए हम शौर्य स्मारक का निर्माण ग्वालियर चंबल अंचल में करेंगे। हमने वचन पत्र में कहा है कि शहीद रानी लक्ष्मीबाई के स्मारक का नवीनीकरण करेंगे। हम शौर्य स्मारक को और भव्यता प्रदान करेंगे। हमने वादा किया है वचन पत्र में, हम जनमानस की हर ख्वाहिश जो उन्होंने हमारे सामने रखी है उसको पूर्ण करेंगे। शहादत को हम सलाम करते हैं, शहादत को हम नमन करते हैं, शहादत को हम सम्मान देने के लिए हम शौर्य स्मारकों का निर्माण करेंगे। शहीदों के नाम पर स्मारक बनाकर कांग्रेस राष्ट्रवाद की राह पर आगे बढ़ रही है। तो रानी लक्ष्मीबाई के सहारे कांग्रेस ने सिंधिया परिवार पर निशाना साधा है। वहीं बीजेपी का कहना है कि चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस राष्ट्रवाद का राग अलाप रही है। रानी लक्ष्मीबाई की अभी कोई भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में तो पैदा नहीं हुई। लक्ष्मीबाई ने तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लड़ा था, उनके बारे में पहले आपको कोई याद नहीं आई। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, तमाम प्रकार के क्रांतिकारी, चंद्रशेखर आजाद के मामले में जो 24 साल की आयु में चटगांव से पेशावर तक क्रांतिकारियों के नेता हो गए, आपने तो अतिवादी पढ़ा दिया। मुझे लगता है कि राष्ट्रवाद केवल चुनाव का मौसम पर पैदा होने वाला विषय नहीं है, राष्ट्रवाद रगों में दौड़ता है। उपचुनाव जो न कराए वो कम है। सियासी दल अब महासंग्राम को जीतने के लिए हर दांव पेंच आजमा रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस राष्ट्रवाद का सहारा लेती नजर आ रही है। कांग्रेस का राष्ट्रवाद चुनावी फिजा में कितना रंग जमा पाएगा ये तो चुनाव के नतीजे तय करेंगे। लेकिन फिलहाल नाथ के लड़ाके राष्ट्रवाद के सहारे चुनावी युद्ध में हुंकार तो भर ही रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है नाथ का राष्ट्रवाद। तो अब कांग्रेस की तरफ से एक और मसला हमारे आपके सामने आ गया है और ये मसला तथाकथित रूप से राष्ट्रवाद का है। अगर आप पूछेंगे तो जवाब तो राजनीति में बड़ा सधा हुआ नपा तुला मिलता है कि साहब आखिर रानी लक्ष्मीबाई को कौन याद नहीं करना चाहेगा, और जिस तरह की उनकी शहादत रही है और जिसका संबंध झांसी से और ग्वालियर से रहा है उससे भला कौन इनकार कर सकता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेतृत्वकर्ता कमलनाथ जी, जो इस समय तीनों महत्वपूर्ण पद, एक तो नाम है पूर्व मुख्यमंत्री और 2 पद हैं उनके पास, पीसीसी चीफ और नेता प्रतिपक्ष, जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस को एक दिशा देने की कोशिश की है, इससे राष्ट्रीय नेतृत्व कितना सहमत है या कांग्रेस के दूसरे दिग्गज नेता कितना सहमत असहमत हैं ये हम नहीं जानते। लेकिन चाहे राम जन्मभूमि का मसला हो, कांग्रेस कार्यालय में मर्यादा पुरुषोत्तम राम की एक अद्भुत तस्वीर लगाने का विषय हो, या फिर अब राष्ट्रवाद की बात हो, कमलनाथ बहुत तेजी से राजनीति में न सिर्फ कांग्रेस के स्वरूप और कांग्रेस के दर्शन में एक तथाकथित परिवर्तन का कारण बन रहे हैं, बल्कि वो ये बता भी रहे हैं कि कांग्रेस को इन सब से कभी परहेज नहीं था। तो सवाल ये है कि क्या ये कांग्रेस को लेकर एक परसेप्शन बनाया गया था, या फिर कांग्रेस चुनावी राजनीति की ज़रूरतों को, सहूलियतों को और मजबूरियों को भी बहुत तेज़ी से समझ रही है मध्य प्रदेश में, क्योंकि दिल्ली की बात हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। क्या लेकिन इसका फ़ायदा भी होगा कांग्रेस को, या सिर्फ ये कोशिश ऐसी है कि जैसी हम वो कहावत सुनते हैं कि चौबे जी बनने गए थे छब्बे जी और बन गए दुबे जी। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब आप अपना मूल स्वरूप छोड़ते हैं तो जो आप प्राप्त करना चाहते हैं वो तो बहुत दूर की कौड़ी हो जाता है, और जो आपके पास रहता है उस पर भी सवाल उठता है। हालांकि हम यहाँ शुभकामनाएं देंगे बीजेपी के साथ कांग्रेस को भी, लेकिन ये बड़े प्रश्न हैं
और निश्चित तौर पर इसके केंद्र में कमलनाथ है। चलिए आज इसी महत्वपूर्ण विषय पर एक बार फिर हम बात करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मुलाकात कर लीजिए। भोपाल स्टूडियो में मेरे साथ हैं कांग्रेस के युवा नेता और प्रवक्ता अवनीश बुंदेला जी, बहुत स्वागत करता हूं। उनके साथी हैं, उनके काउंटर पार्ट हैं बीजेपी के युवा नेता प्रवक्ता आशीष अग्रवाल जी, जो ग्वालियर से हमारे साथ हैं, उनका भी स्वागत है। और ग्वालियर से ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश के मूर्धन्य पत्रकारों में शुमार देव श्रीमाली जी, जिनका बड़ा विशद और गहरा अनुभव है और आप उनकी चमकती आंखें और उनकी सटीक टिप्पणियों से उनके कद और उनके मयार के बारे में आप गहराई से अंदाज़ा लगा सकते हैं। उनको भी प्रणाम करते हुए बहुत स्वागत कर रहा हूँ। श्रीमाली जी, शुभारंभ आपसे ही, आगाज़ आपसे ही, किस तरह आप देखते हैं अब हनुमान पूजा, पहले हनुमान जी से शुरुआत हुई, राम की तरफ बहुत उत्साह से बढ़ी कांग्रेस मध्य प्रदेश में, और अब राष्ट्रवाद की भी बात हो गई, रानी लक्ष्मीबाई भी आ गई और तमाम चीज़ें भी हो गई, जिसको एक राष्ट्रवाद का भी एक मैं कहूँगा कि एक इम्पैक्ट कांग्रेस लेकर आ रही है, वचन पत्र में भी, अपनी दृष्टि में भी। किस तरह आप देखते हैं और कितने सहमत असहमत हैं आप इन बातों से कि ये कितना लाभ देगा या कोई फायदा नहीं होगा? नहीं, देखिए शरद जी, ये दो बातें हैं। एक तो बात कांग्रेस की आंतरिक राजनीति की आपको पता है कि लक्ष्मीबाई का जो बलिदान दिवस होता था, भी कांग्रेस वर्षों से यहाँ प्रभात फेरी निकालती चली आ रही है। और वो प्रभात फेरी माधवराव सिंधिया के कांग्रेस में आने के पहले बड़े उत्साह से निकाली जाती थी, ऐसा पुराने पत्रकारों ने हमें बताया था। उसके बाद वो एक औपचारिकता बन गई। जहां तक ये स्मारक बनाने का काम और ये सब कुछ बीजेपी के घोषणा पत्र में, स्थानीय स्तर पर जो घोषणा पत्र जारी होता था उसमें हमेशा से होता भी था। नगर निगम के जो घोषणा पत्र होता था उसमें होता था, बस जगह बदली है। क्योंकि कुछ लोग इधर से उधर चले गए हैं तो उसके कारण कुछ मुद्दे उधर से इधर आ गए हैं। तो उससे मुझे नहीं लगता कोई राजनीतिक लाभ किसी को होगा या किसी को कोई हानि होगी। जहां तक स्मारक और अच्छा बने, ये सारे दल चाहते हैं। जब बीजेपी इस पे काम करती थी तो सवाल भी करती थी कि कांग्रेस इस पे चुप क्यों रहती है, लक्ष्मीबाई के मामले पे चुप क्यों हो जाती है। इसी प्रकार से जो कांग्रेस ने उत्सव मनाने का जो घोषणा पत्र में दिया है, वो काम पार्टी स्तर पर भले ही ना हो, लेकिन जयभान सिंह पवैया जी लगातार पिछले 17-18 साल से वहाँ वीरांगना मेला का आयोजन करते हैं। एक वीरांगना सम्मान भी दिया जाता है राष्ट्र की किसी बड़ी हस्ती को, और उन्होंने उसका स्वरूप सर्वदलीय ही बना के रखा है। कांग्रेस के नेता डोंगर सिंह जी भी और बाकी लोग भी उसमें जाते रहे। निश्चित तौर पर वो बीजेपी से जुड़े हैं तो ज्यादा लोग बीजेपी के रहते हैं उसमें, लेकिन उन्होंने बना के रखा है। इस बार कोरोना के कारण वो नहीं हुआ था, और अब देखना आगे है कि आगे वह स्वरूप रह पाता है कि नहीं रह पाता, क्योंकि किरदार बदल गए। अब उसमें उसकी थीम ही रहती थी, अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। अब जगह जगह दूसरी पार्टी के लोग जिसको छोड़ के गए हैं वो गद्दार के नारे लगा रहे हैं। तो अभी देखना पड़ेगा कि आगे होगा क्या, लेकिन चुनाव पर इसका कोई बहुत असर नहीं जाने वाला। तो आप कहीं ये भी इशारा कर रहे हैं कि ये ग्वालियर चंबल में जो समीकरण बदले हैं सिंधिया जी के बीजेपी में आने से, उसको देखते हुए एक फ्लिप कार्ड भी है ये कि पहले जयभान सिंह पवैया जी और उनके नेतृत्व में बड़ा भव्य कार्यक्रम होता था, और अब शायद उतना भव्य ना हो तो कांग्रेस उसको ग्रहण कर ले और उसकी भव्यता को लेकर आगे बढ़े, और कहीं ना कहीं उसके जो निहितार्थ हैं उनका भी लाभ उसको मिले। इसकी तरफ भी जा सकती है। बुंदेला साहब, आप लेकिन मैं उसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा शरद जी, कि मुझे जो व्यक्तिगत तौर पे मैं जानता हूँ पवैया जी को, और उनके जो भावना है उसकी सिंधिया जी के आने के बाद भी हुई, वो आप मानिए कि पवैया जी कार्यक्रम तो करेंगे ही। बिल्कुल ठीक बात है। जो राजनीतिक परिस्थितियां जो भी, मैं 100% सहमत हूँ बिल्कुल श्रीमाली जी आपसे। बुंदेला साहब, देखिए सर जी, मैं सबसे पहले एक ही बात कहना चाहूंगा, राष्ट्रवाद कभी भी चुनाव का विषय या राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए। ठीक है, लोकतंत्र है, चर्चा हम करेंगे। और सबसे बड़ी बात, आज की तारीख में जो चौथा स्तंभ है उसकी ताकत, उसकी शक्ति इतनी बढ़ चुकी कि जिसके माध्यम से हम अपनी बात, अपने विचार जो है जनता तक पहुंचा पाते हैं। तो मैं सबसे पहले कहूंगा, राष्ट्रवाद कभी भी राजनीति का साधन या सत्ता प्राप्ति का साधन नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आज ये क्यों जैसे लग रहा है कि देखिए ग्वालियर अंचल में, चंबल अंचल में, शरद जी एक बात से आप एग्री करेंगे कि वहाँ के कई सारे जो भाई होते हैं, लोग होते हैं, वो फौज में जाते हैं, आर्मी में जाते हैं। और अक्सर हम देखते हैं कि जो अधिकतर जो शहीद होते हैं वो वहाँ के गांव से या छोटे शहरों से कई लोग शहीद होते हैं।
तो उस तरह के शौर्य स्मारक, वहाँ की जनता की आवाज आई बकायदा, वहाँ आम जन की आवाज आई। हमने जो देखा कि वहाँ लोगों को बकायदा जो हम अपना जो वचन पत्र बना रहे थे उसमें लगा कि इस चीज़ की आवश्यकता महसूस होती है, क्योंकि बड़े बड़े नेताओं के या बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानियों के तो शौर्य स्मारक बन गए शरद जी, लेकिन जो छोटा एक व्यक्ति, खासकर जो फौज में लड़ते लड़ते सीमा पर अपनी जान देता, उसका शौर्य स्मारक भी बनना चाहिए। तो ये हमारी इसके पीछे सोच थी। और सबसे बड़ी बात शरद जी, हमने तो बकायदा आप देखे तो अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। बुधेला जी, बस एक विनम्रता से मेरा छोटा सबमिशन है कि शौर्य स्मारक और राष्ट्रवाद, ये बिल्कुल ठीक बात है कि किसी का कॉपीराइट नहीं है इस पर, और ये पूरे देश की जनभावना से जुड़ा विषय है। लेकिन आपकी सरकारें लंबे समय तक मध्य प्रदेश में भी सत्ता में रही हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि शौर्य स्मारक नहीं बने होंगे उस समय, लेकिन लंबे समय से इस तरह की दृष्टि और सोच नहीं दिखी कांग्रेस की। देखिए शरद जी, अगर आप देखें इसी भोपाल की ही बात करें तो जहाँ से पूरी सरकार चलती है उस जगह का नाम वल्लभ भवन है। आप पता करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल भी अपने आप में एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी है। तो कई सारी आप बिल्डिंग्स देखेंगे इस मध्य प्रदेश में, बाकायदा हमने प्रयास किया, अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया। और शरद जी एक बात, और मैं अभी पूर्व में भी कह रहा था कि देखिए आज जो है मीडिया पे सारी चीजें, जो चौथा स्तंभ जो है, आज आप देखें कई सारे जो बड़े बड़े केसेस भी हमारे देश में आते, सबसे पहले उन केसेस का मीडिया ट्रायल चलता है। तो ये देखिए, इससे कोई आज की तारीख, आप तारीफ कर रहे हैं, आलोचना नहीं सर, मैं तारीफ कर रहा हूँ सर, मैं तारीफ कर रहा हूँ। मैं तो पहले ही कहा कि इतना शक्तिशाली आज की तारीख में हमको एक प्लेटफॉर्म मिला है कि जिससे हम अपने विचार रख सकते हैं। अगर आप अस्वीकार हैं उसको, तो आप वो भी अस्वीकारता भी बता सकते हैं कि साहब इस चीज से मैं अस्वीकार हूँ। और सबसे बड़ी बात शरद जी, हमने देश की आज़ादी में हमने बाकायदा अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। इतने कई सारे आप देखें, अगर हमने शुरुआत से देखें तो हमने कभी इस चीज़ का महिमा मंडन नहीं किया। शरद जी एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूँगा, अगर शौर्य स्मारक की बात है, राष्ट्रवाद की बात है, कि जब माननीय इंदिरा गांधी जी के जब वो प्रधानमंत्री थी, उस समय हमारे जो सेनाध्यक्ष थे जनरल जगजीत सिंह, और पाकिस्तान के थे जनरल नियाजी, तो बकायदा 90,000 सैनिकों को हमारी सेना ने बंदी बना के, आपको मालूम शरद जी कहाँ रखा था? सागर में, ढाना में रखा था। और आप आश्चर्य की बात करेंगे, बड़ा ही वैलिड प्रश्न है, कई बार IAS PSC के प्रश्न में भी आए कि ढाका और ढाना में क्या संबंध है शरद जी। तो ढाका जो समझौता हुआ है वो सागर के ढाना में हुआ है। इस चीज को उतना लोग नहीं उसको नोटिस करते हैं, लेकिन ये कई सारी चीजें हम कभी इस चीज का महिमा मंडन हमने नहीं किया। हम ये मानते हैं कि राष्ट्रवाद कभी भी सत्ता प्राप्ति का साधन नहीं होना बड़ा सवाल है, मैं आऊंगा दूसरे राउंड में कि क्या आप तैयारी है उन तमाम चीजों को अतीत के झरोकों से निकालकर देश की जनता, मध्य प्रदेश की जनता के सामने रखने की? क्या कांग्रेस अब इसकी तैयारी में है? और इसके पीछे मैं हमेशा कहता हूं कि मैं क्या कहता हूं, ये दार्शनिकों का कहना है कि अपने ताकतवर प्रतिद्वंदी से सीखने में या उसके तौर तरीकों पर विचार करने से कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। तो क्या कांग्रेस की ये कोशिश है? ये इसको भी मैं सवाल के तौर पे ले आऊँगा। आशीष जी इंतज़ार कर रहे हैं। आशीष जी, आपकी क्या राय है? आपने श्रीमाली जी की भी बात सुनी और अपने साथी बुंदेला साहब की भी बात सुनी। जी जी देखिए शरद जी, मैं कहीं पढ़ा था कि नकली आस्थाएं नकली रंग की तरह होती हैं, जो धूप में बारिश में टिकती नहीं हैं, झड़ जाती हैं। तो कांग्रेस की जो चुनावी आस्थाएं हैं, 2014 में चुनाव हारे, एंटनी कमेटी की रिपोर्ट आई तो उसने बताया कि तुष्टीकरण की राजनीति करते करते आप हिंदू समाज से दूर हो गए, तो राहुल गांधी आए और मंदिर मंदिर खेलने लगे। परंतु मंदिर कब जाते हैं? जब सिर्फ चुनाव होते हैं, उसके बाद पता ठिकाना नहीं होता। तो ये आस्थाएं जनता ने स्वीकार नहीं की। आपने बड़ा ही एक वाजिब प्रश्न किया जब मेरे कांग्रेसी मित्र बोल रहे थे कि जनता की आवाज उनको सुनने को मिली। क्या 74 साल लग गए आजादी के बाद इस जनता की आवाज को सुनने के लिए? बल्कि आपने तो इस देश में चुन चुन कर नेहरू गांधी परिवार के अलावा जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनको दबाने का, उनको छुपाने का, उनको नामो निशान मिटाने का काम किया। तो जो हिंदुत्व और राष्ट्रवाद, जिन दो धुरी पर जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राजनीति की, आज कांग्रेसी उसको चुनाव के समय अगर कॉपी करते नजर आते हैं शरद जी, तो हमें फक्र है, गर्व है हमारे महापुरुषों ने, जिनको घुटनों पे जिन्होंने इनको बिठा दिया। परंतु जनता जानती है, जिस मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने 15 महीने के कार्यकाल में 15 सेकंड भी रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर नहीं दिए हों, वो क्या उनकी बात करेगा? अरे वही ये मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं जिन्होंने भोपाल के चौराहे पे आजाद शहीद चंद्रशेखर की मूर्ति को विस्थापित करके अपने नेता
पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की मूर्ति लगाने का प्रयास किया था, विरोध हमने किया था। और ये तो पूरे देश का बता दें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, चुन चुन के इस देश के जितने भी महापुरुष रहे हैं, हमने उनको सबके सामने लाने का प्रयास किया है। तो ये जो नकली आस्थाएं हैं, नकली झांकियां हैं कांग्रेसियों की, वो गिरगिट के भांति जो रंग बदलने का जो प्रयास है, ना जनता ने पहले स्वीकारा था, ना इस बार स्वीकारेगी। ये कुछ बहुत संक्षेप में आप बोलना चाहेंगे बुंदेला साहब? देखिए सर, हमेशा संक्षेप में जी। भाजपा को हमेशा लगता है कि राष्ट्रवाद का या हिंदू धर्म का उनके पास ठेका है। जैसे पूर्व में भी अभी पत्रकार महोदय भी उसी बात को कह रहे थे, तो इनको लगता है इनके पास पेटेंट है, जबकि ऐसा नहीं है। आपने देखा इसी मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री बने तो 300 करोड़ रुपए महाकाल मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए हमने दिए, भाजपा ने कभी नहीं दिए। 15 साल निरंतर रहे। बकायदा हमने राम वन गमन पथ की बात कही, भाजपा ने कभी नहीं कही। चलिए मैं लौटूंगा आपकी तरफ। मैं श्रीमाली जी की तरफ चलना चाहूँगा। श्रीमाली जी, देश की राजनीति जिस तरह से 90 के बाद अगर आप कहें कि बदली है, और एक दशक तो पूरा प्रयोग धर्मी राजनीति का रहा, जिसमें हम देखते रहे कि बड़े राजनीतिक दल कांग्रेस और बीजेपी लगभग किनारे रहे। सरकारें बनाने और बिगाड़ने में कांग्रेस की अहम भूमिका होती रही, लेकिन वो गठबंधन की सरकारों का युग रहा। 99 से बीजेपी के युग का हम देखते हैं कि शुरुआत होती है और 2004 तक ये युग चलता है। फिर 10 साल यूपीए यानी कांग्रेस का युग, और फिर बीजेपी का युग बढ़ता है। लेकिन बीजेपी की जो सफलता है उसके साथ इमोटिव यानी भावनात्मक विषय तो होते ही हैं, और साथ ही एक विकास परस्त राजनीति का दावा भी होता है। क्या आप महसूस करते हैं कि कांग्रेस के पास विकास परस्त राजनीति का दावा तो है, लेकिन भावनात्मक मुद्दे नहीं हैं? कमलनाथ जी कुछ उसी को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वही हो रहा है। देखिए, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ठीक है। जैसा आपने भी कहा कि परिवर्तन राजनीति में या पत्रकारिता में गतिशील और परिवर्तनशील होना बहुत जरूरी होता है। चीजों के समय के साथ चीजें बदलती हैं। तो मुझे ये सामान्य तौर पर माना भी जाता रहा है, नेताओं ने भी माना है, विचारकों ने भी माना कि कांग्रेस के पास जो भावनात्मकता है उसकी कमी है, मैकेनिज्म ज्यादा है। क्योंकि विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और उसके साथ जो है ना कभी भी किसी को संतुष्ट नहीं किया जाता। कहा भी जाता है कि राजा को भी असंतोषी होना चाहिए। बात कही है आपने जी, है ना जी। तो उसके साथ साथ लोगों को जोड़ने के लिए भावनाएं जरूरी है। भावना कोई बुरी चीज नहीं होती है। जैसे आदमी कहते हैं आप भावनात्मक मुद्दे उठा रहे हैं, तो भावनात्मक मुद्दे क्यों नहीं उठाएंगे? जब हम हमारे शरीर में हाड़ मांस का शरीर है, उसके अंदर एक मन स्थिति है, एक दिल है, दिल से अपन प्यार करते हैं, दिल से अपन नफरत करते हैं, तो फिर वो चीजें पूरे समाज पर आती है। तो भावनात्मक मुद्दे की बहुत सारे दल है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जिनके पास बिल्कुल ही भावना नहीं है, तो वो हाशिए पर भी चले गए। आपने देखा होगा। बिल्कुल ठीक है ना? तो निश्चित तौर पर ये परिवर्तन है, कई दलों में आ रहा है, कांग्रेस बड़ा दल है उसमें भी आ रहा है, तो ये कोई बुरी बात भी नहीं है, अच्छी बात भी है। क्योंकि राजनीतिक दल सवाल भी पूछते थे, भारतीय जनता पार्टी इसमें पूछती भी थी। अभी भी इन्होंने पूछा आशीष जी ने कि तब कहाँ चले गए थे, तो यानी वो 15 साल का, आपको पता है ना, आप तब भी सवाल पूछ रहे थे, अब भी पूछ रहे हैं। तो ये परिवर्तन निश्चित तौर पर आ रहा है और सभी राजनीतिक दलों में आना चाहिए। मेरी व्यक्तिगत राय है कि भावनात्मक रूप से लोगों को जुड़ना चाहिए। वो जो दूरी हो रही है, और वो दूरी अपने मुद्दों के कारण, अपने जनसंपर्क के कारण या बातों के कारण भारतीय जनता पार्टी ने उसमें गेन भी की, मतलब उसको स्थापित भी किया और गेन भी किया है। बिल्कुल, तो आपने ठीक कहा। अगर भारत में रहना है तो भावनाओं को स्थान देना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात है, और यही बात कुछ समीक्षक कहते भी हैं कि सीखना एक लगातार सतत चलने वाली प्रक्रिया है। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि अगर कांग्रेस बीजेपी से उसके भावनात्मक पक्ष को समझ ले, और बीजेपी को भी कुछ लगता है कि कुछ अर्थशास्त्र के मोर्चे पर डॉक्टर मनमोहन सिंह और मोन्टेक सिंह अहलूवालिया जैसी कुछ विभूतियां बीजेपी का हिस्सा बने और उसकी आर्थिक नीतियों को और मजबूती प्रदान करें, तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। अब ये दृष्टि और सोच का प्रश्न है। आशीष जी, मैं एक छोटी प्रतिक्रिया आपकी ज़रूर लेना चाहूँगा। सीखा जा ही सकता है, और क्यों नहीं सीखा जा सकता है? और रामायण में तो हमने देखा ही है कि जो एक प्रसंग आता है कि जब रावण भूलुंठित होते हैं और दशहरा नज़दीक है, तो राम लक्ष्मण से कहते हैं कि इनसे कुछ सीखना समझना हो तो इनके सिर के पास बैठकर प्रणाम करते हुए इनसे ज्ञानार्जन हासिल करो, क्योंकि युद्ध तभी तक है जब तक जीत हार नहीं होती है। उसके बाद कोई शत्रु नहीं है,
और हम सब मित्र भी नहीं है, तो प्रणाम और प्रणम्य का भाव तो बना ही रहता है। जी जी देखिए, सीखना चाहें और सही में सीखना चाहें तो कांग्रेसियों का स्वागत है, परंतु मुंह में राम और बगल में छुरी, तो उसको क्या राम भक्ति कहेंगे क्या? तो बात चली थी कि भावनात्मक विषय की। अवनीश जी कह रहे थे कि कोई किसी का पेटेंट नहीं है, नहीं होता। एक पिता के 4 पुत्र होते हैं और चारों में से भावनात्मक जुड़ाव उसी पुत्र से होता है जो बुढ़ापे में उनकी सेवा करता है। बात वसीयत की नहीं है, परंतु दुआएं उसी पुत्र को मिलती हैं। तो आज राष्ट्रवाद और हिंदुत्व को मां भारती के किन पुत्रों ने पाला पोसा और इस स्तर पर लाए कि जो लोग कभी उनका विरोध करते थे आज उनको स्वीकारना पड़ रहा है। परंतु वो स्वीकारना सिर्फ चुनावी है माननीय शरद जी, जो मैं कहना चाहता हूं। एक विषय। दूसरा विषय, आप अगर सही में राष्ट्रवादी हैं तो कैसे सेना के शौर्य को आप असम्मान करते हैं? सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाते हैं कि बताओ कितने मरे? सर्जिकल स्ट्राइक है। जब चाइना से डोकलाम में एकदम से सामने आमने चल रहे थे तो आपके नेता जाते हैं, गुपचुप बात करते हैं और बाहर आके बचते हैं। इस बार भी जब चीन से जब लड़ाई चल रही थी, जब एकदम सब कुछ आमने सामने था, तो आपका एमओयू निकल के आया और आपकी बातें जो होती थी वो चीन उस पर तालियां बजाता था। पाकिस्तान आपके विषयों को लेके संयुक्त राष्ट्र में जाता है, 370 जब हटाते हैं तो आपके नेता कहते हैं ये तो द्विपक्षीय विषय है, भारत का आंतरिक विषय नहीं है। तो एक तरफ तो आप इस तरफ की बात करेंगे और दूसरी तरफ आप बात करेंगे राष्ट्रवाद की, तो ये दिखावा ही माना जाएगा। बाद बाकी इस देश ने नेहरूवादी इतिहासकारों को भी देखा है, वो गाना भी सुना है कि दे दी तुम्हें आजादी बिना खड़क बिना डाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। सुभाष चंद्र बोस ने जो इतनी बड़ी आर्मी बनाई थी, जिसको अंग्रेजों ने स्वीकारा, जिस कारण उनको जाना पड़ा, सुभाष चंद्र बोस इस देश के इतिहास से कहां गए, किसने हटाया, ये पूरा देश जानता है। कुल मिला के कांग्रेस का ये राष्ट्रवाद दिखावा है, दिखावा है, दिखावा है, जनता को स्वीकार नहीं है। साबरमती के संत पे तो कोई सवाल नहीं है ना इसमें आशीष जी? जी नहीं, क्या मात्र मैं यही तो दे दी तुम्हें तुलना तो हो ही जाएगी सर, खड़क बिना ढाल। तो ये शहीद आजाद चंद्रशेखर कहां पे गए थे? नहीं, बात सिर्फ ये है कि जिस देश को आजादी मिली तो इस देश के महापुरुषों के कारण मिली, जिनमें माननीय गांधी जी भी थे। परंतु उन सबको दरकिनार करके सिर्फ एक परिवार को जिस तरह से आगे रखा गया, इस प्रजातंत्र में राजतंत्र को स्थापित करने का प्रयास किया गया, जिसको लेके जनता नहीं समझ पाई नकली गांधी कौन। तो ये राष्ट्रवाद का दिखावा करने वाले, हिंदुत्व का दिखावा करने वाले ये गिरगिट हैं जो समय के अनुसार अपना रंग बदलते हैं। बुंदेला साहब बहुत गंभीर बात भी की है आपके मित्र आशीष अग्रवाल जी ने, और भावनात्मक बात भी की है और तीक्ष्ण प्रहार करने की भी बात की है। जी शरद जी, हमने कभी भी सेना की शहादत पर प्रश्न नहीं उठाए, ना हमने कभी सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न उठाए। हमने बात की कि वहां पर आरडीएक्स पहुंचा कैसे। हमने बात कही कि जो 44 जो सैनिक शहीद हुए उनके ऊपर सीबीआई नहीं, सुशांत राजपूत की मौत के ऊपर तुरंत सीबीआई जांच होती, लेकिन अब तक वो 44 सैनिक कैसे शहीद हुए शरद जी, उसके ऊपर कोई सीबीआई जांच नहीं होती है। बकायदा उसमें जो डीएसपी उस समय देविंदर सिंह थे, बकायदा उनके पाकिस्तान से किस तरह के संबंध निकली हमने सबने देखा, और वो भारतीय जनता पार्टी के कितने नजदीक थे, केंद्र सरकार के कितने नजदीक थे, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। और सबसे बड़े मेरे जो मित्र आशीष जी अभी कह रहे थे, मैं बताना चाहूंगा, राष्ट्रवाद सिर्फ जनगण मन करने से नहीं होता है। राष्ट्रवाद किसी पर प्रश्न चिन्ह उठाने, देखिए आज 2014 से आपकी सरकार है, लेकिन उसके बाद भी आपने जो वचन दिए थे, जो चाहे आप सुभाष चंद्र बोस जी के मामले में कहें कि हम वो कुछ उनके कई सारे डेटा ओपन कर क्यों नहीं कर पाए, उसमें कुछ था ही नहीं। ये सिर्फ निरंतर हमेशा झूठे आरोप लगाते रहे हैं और ये भूल जाते हैं शरद जी, 74 साल की बात करते हैं, भूल जाते हैं कि 74 साल में 17-18 साल तो ये खुद रहे हैं और भी कई सारी सरकारें रही हैं, कांग्रेस तो 53 साल, ये भूल जाते हैं। ये जब आरोप लगाते हैं शरद जी तो इतने उत्तेजित हो जाते हैं ये लोग, ये 74 साल कह देते हैं, भूल जाते हैं। अटल जी को भूल, 13 दिन का अटल, 13 महीने का अटल और 5 साल के अटल को भूल जाते हैं। ये विशेषता है भारतीय जनता पार्टी की। और सबसे बड़ी बात शरद जी, क्या जो देश 535 रियासतों में बटा था आजादी के बाद, उस देश को पूरे एक धागे में पिरोना राष्ट्रवाद नहीं है? ये किसने किया? उस समय के
प्रधानमंत्री नेहरू जी सरदार वल्लभ भाई पटेल के सहयोग से हुआ। क्या ये राष्ट्रवाद नहीं है? जिस देश में बकायदा साहूकार पैसे देते थे, उस देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण के राष्ट्रवाद नहीं शरद जी? जिस देश की सुरक्षा बहुत खतरे में थी, दो तरफ पाकिस्तान था, पाकिस्तान के दो फाड़ करना क्या ये राष्ट्रवाद नहीं शरद जी? जिस देश में ट्रेनें नहीं थी, जिस देश में बिजली नहीं थी, जिस देश में एजुकेशन सिस्टम नहीं था, मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी, उस देश में ये सब स्थापित करना क्या राष्ट्रवाद नहीं है? क्या राष्ट्रवाद सिर्फ वो है जो भाजपा के लोग करते हैं, एक झंडा लगाकर झूठा राष्ट्रगान करते हैं अपनी सुविधा के लिए? जल्दी से क्विक रिएक्शन लेता हूं आशीष जी बहुत क्विक रिएक्शन 30-40 सेकंड में जी, फिर मैं शिमाली जी की कंक्लूडिंग टिप्पणी लूंगा जी। आशीष जी सर बोलिए जी। देखिए बड़ा स्पष्ट है, कांग्रेसी स्वयं स्वीकार रहे हैं कि जितनी भी रियासतों का विलय किया वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, जिनको लौ पुरुष के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल नेहरू जी आज अगर मोदी जी कुछ करते हैं, एकमात्र रियासत जो आपको सौंपी गई, नहीं आप झूठ प्रस्तुत करते हैं, नहीं आप ये ध्यान रखिए, आपके पास कोई नेता नहीं रहा शुरुआत से, आपके पास कोई विरासत नहीं है, इसलिए आप सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे। प्लीज इस विषय को इस तरह से टिल्ट मत करिए आशीष जी। सुन लेते हैं स्ट्राइक पे सवाल उठाते हो, हमने नहीं उठाए, तनातनी जब होती है तो दुश्मन से चलिए मैं जल्दी से क्विक रिएक्शन ले रहा हूं, जल्दी से क्विक रिएक्शन ले रहा हूं। नहीं है और आप देशद्रोही दल के देशद्रोही आप हैं जिन्होंने जीडीपी -23 में लाके रख दी। सर देशद्रोही आप हैं जिन्होंने कितने सारे मजदूरों की हत्या कर दी। सर इसको चुनावी सभा में मत बदलिए। शिमाली जी, देश जानता है। शिमाली जी मैं बहुत एक छोटा सा आपसे प्रश्न लेकर आपकी तरफ आ रहा हूं। क्या कांग्रेस को कमलनाथ जी जैसे एक अखिल भारतीय स्तर के प्रवक्ता की जरूरत है, जो चाहे वो खुद भी हनुमान भक्त हैं, सेमरिया में भव्य हनुमान मंदिर बनवाया है, खुलकर अपनी बात कहते हैं और कांग्रेस के वर्तमान प्रतिमानों पर गैर पारंपरिक और गैर एक जो कांग्रेसी रवैया है तथाकथित, उसको लेकर भी सामने आते हैं और उनकी बात में एक संतुलन भी नजर आता है? क्या कांग्रेस इससे कुछ, मैं ये शब्द तो नहीं बोलूंगा कि सीख सकती है, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि कमलनाथ एक नए किस्म का मॉडल लेकर जरूर सामने आ रहे हैं? देखिए उसका राष्ट्रीय स्तर पर इम्पैक्ट भी है, कमलनाथ वहां जाएंगे या नहीं जाएंगे ये इशू नहीं है, लेकिन इम्पैक्ट भी उसका दिख रहा है। आपने देखा होगा चुनावों के दौरान राहुल गांधी के रवैये में परिवर्तन भी आया। मध्य प्रदेश में जब चुनाव हुए थे तो राहुल गांधी ने अचलेश्वर मंदिर से अपनी यात्रा शुरू की थी और अग्रवाल जी भले ही बोले, लेकिन ये नहीं कहेंगे उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। अगर रिजल्ट देखें, अगर रिजल्ट फायदा होता है तो ग्वालियर चंबल संभाग ने सरकार की पूरी की शक्ल ही बदल दी थी। जितनी सीटें थी, केवल एक सीट 17 सीटों 18 सीटों में जीत पाई थी बीजेपी। तो मैं ये नहीं कह रहा कि उससे जीत गए, लेकिन जो परिवर्तन है वो आ रहे हैं और आना भी चाहिए। मैं एक छोटी सी बात के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि जहां तक शहीदों के स्मारक का सवाल है, शौर्य गाथाओं के स्मारक का सवाल है, चाहे वो हमारे आर्मी के बड़ी संख्या में शहीद हुए, मैं भिंड से आता हूं जहां हर साल दर्जनों शहीद होते हैं, थोड़ा प्रिसाइज अभी जी है ना। तो ये स्मारक पूरे मध्य प्रदेश में बने हुए हैं, बाकी राज्यों का हमको पता नहीं है। अब और बनना चाहिए, निश्चित तौर पे उससे अच्छी बातें आती है, लोग फौज में भर्ती होते हैं, लेकिन इस पर सारे दलों को एक होके कोई एक योजना बनानी चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं जो स्मारक बने भी हुए थे वहाँ चाट पकौड़े की दुकानें लगी हैं, बहुत धन्यवाद, या अतिक्रमण के शिकार हो। बहुत धन्यवाद आपका शिमाली साहब, बहुत धन्यवाद आशीष जी, बहुत धन्यवाद बुंदेला साहब। सीखने की कोई सीमा नहीं है और सीखने में सबसे बड़ी बाधा है कि मैं सब जानता हूँ ये भाव, और दूसरा भाव ये होता है कि आपको ये भी लगता है कि अपने प्रतिद्वंद्वी से क्या सीखा जा सकता है। बीजेपी ने ये बिल्कुल ठीक है कि उसने विकास परस्त राजनीति के साथ उसके कोर इश्यूज जो रहे, जो इस देश के बहुसंख्यक लोगों की भावनाओं से जुड़े विषय रहे, उसने उनको लेकर एक हमेशा ऐसा स्टैंड रखा जिससे वो कभी पीछे होती हुई नजर नहीं आई। कई बार आरोप लगे बीजेपी पर कि उसका सॉफ्ट नजरिया है इन विषयों को लेकर, लेकिन खासतौर से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की बीजेपी की सरकार जो दूसरे टर्म में है, उसने बताया कि वो अपने कोर एजेंडा इशू, जिसको आप इमोटिव इश्यूज भी कह सकते हैं, इस देश की बहुसंख्यक परस्त लोगों से जुड़े इश्यूज कह सकते हैं, वो ज़रूर सामने आए हैं। निश्चित तौर पर अगर कांग्रेस इससे सीखती है तो राजनीति का ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है कांग्रेस की, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ कमलनाथ तक सीमित रहेगा या इसका
विस्तार और आगे होकर कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीति के चेहरे और चरित्र में भी दिखेगा। वक्त बताएगा। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।